अब ना लास्ट हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देखा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था, जिसमें कुछ आयरन फाइलिंग्स को उस कंडक्टर के अराउंड हम लोग अरेंज करते हैं, लाइक रखते हैं, नॉर्मली स्प्रिंकल कर देते हैं, और वो आयरन फाइलिंग्स को सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में कंडक्टर के अराउंड अरेंज हो जाती है। अब उसी कंडक्टर को स्ट्रेट ना रखते हुए घुमा दिया जाए, क्या बना दिया जाए, एक लूप बना दिया जाए, तो उस लूप के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमने कंडक्टर वायर लिया और उस कंडक्टर वायर को हमने सर्किट से कनेक्ट कर दिया। सर्किट इन द सेंस एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं इसको हम जनरली, जहां पे हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं, वायर्स के थ्रू हम लोगों ने इस लूप को कनेक्ट कर दिया, और फिर वायर के थ्रू ही फिर से लूप से फिर से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को भी कनेक्ट कर दिया। ये लूप कुछ इस तरीके से है कि ये एक रिंग बना रखी है, उस रिंग को एक शीट के ऊपर परपेंडिकुलर रखा हुआ और नीचे से रिंग को कट करके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के कनेक्ट करे हुए हैं। तो ये जो लूप होता है ना, ये दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स की तरह काम करता है। इस पार्ट को मैंने PQ बोल दिया, इस पार्ट को मैंने RS बोल दिया। Q वो पॉइंट है जहां पे लूप इस शीट को पेनिट्रेट करता हुआ नीचे जा रहा है, और S वो पॉइंट है जहां पे लूप इस शीट को पेनिट्रेट करता हुआ नीचे जा रहा है। फिर से हमने क्या करा, उस कार्डबोर्ड शीट के ऊपर, जो भी इंसुलेटेड शीट थी, उसके ऊपर हमने आयरन फाइलिंग्स को नॉर्मली छोड़ दिया। थोड़ी देर में आयरन फाइलिंग्स इन दोनों लूप्स के दोनों पार्ट्स के अबाउट अरेंज होने लग गई। कैसे? फिर से कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, मतलब कुछ ऐसे। तो इससे अपने को यह समझ में आ गया कि हाँ, ये दोनों ही पार्ट्स ऑफ लूप अपने अराउंड अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं, और इन मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम PQ पे अलग से, RS पे अलग से। देखो PQ के अबाउट जो करंट है ना, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्योंकि हमने PQ को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करा था। अब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ये राइट हैंड थंब रूल वैसे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहलाता है। राइट हैंड थंब रूल लगाया हमने, तो consider yourself holding this PQ in your right hand in such a way that your thumb is pointing in the direction of the current through PQ. Then what is the direction of closing of your fingers? That is in this direction. और इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, जिधर मेरी फिंगर्स बंद हो रही हैं। तो इसके अराउंड जितना भी मैग्नेटिक फील्ड, PQ के अराउंड जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली नाउ दिस करंट, ये करंट आगे Q से P देन R से S की तरफ बढ़ने लगा। अब अगर आप RS में देखो तो करंट कहां जा रहा है, डाउनवर्ड्स। अगेन हम लोग क्या लेंगे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। कंसिडर योरसेल्फ होल्डिंग दिस RS इन योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू RS। तो थंब मेरा कहां पॉइंट कर रहा है, नीचे। मेरी क्लोजिंग ऑफ द फिंगर कैसी है अब इस बार, तो जिधर मेरी फिंगर्स क्लोज हो रही है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसको मैं कैसे प्लॉट करूंगा, इसमें क्लॉकवाइज। पहले वाला एंटी क्लॉकवाइज था, दूसरा वाला क्लॉकवाइज था। अब होता क्या है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज दे रहा है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, जब एक दूसरे क्लोज आते हैं ना, तो इनकी फील्ड लाइंस क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी? नहीं करेंगी। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट या ओवरलैप नहीं करती हैं। ये दोनों ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, फाइनली जितना क्लोज आती जाएंगी उतना ही एक दूसरे को पैरेलल करती जाएंगी, और एट द एंड इस लूप के सेंटर से सारा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। और फिलहाल तो मैं आपको लूप 2D में दिखा रहा हूं। 3D के अंदर ऐसा होता है कि लूप के हर पोजीशन पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहती हैं। हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी ही रहेंगी, चारों तरफ 360 डिग्री। हम लोग सिर्फ वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर पा रहे हैं जो अभी हम लोग के ये जो शीट है इसके प्लेन में है, अदरवाइज इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी। और सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो नेट वैल्यू होगी वो सेंटर पे रहेगी इस लूप के, आइदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो आइदर इनवर्ड जाएंगी या आउटवर्ड जाएंगी। क्लियर है, आसान है। इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो एक तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना आप करंट देंगे उतना इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। सेकेंडली
इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं 2 पाई आर। लेंथ समझ रहे हो, लूप की लेंथ कैसे निकालूंगा 2 पाई आर। और थर्ड इनवर्स, लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लूप। जितना आप दूर जाओगे उतना ये कम होता जाएगा। अब ना इसमें थोड़ा सा आप लोगों को डराऊंगा बता के, इसमें ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में हमेशा स्क्वायर ही होता था, उधर भी स्क्वायर ही होता था, बट चीजें कट जाती हैं जब फॉर्मूला अरेंज करते हैं ना। तो ये कुछ ऐसे बनता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर। तो तुम लोगों को याद है मैंने क्या बोला था कि वो होता अंदर आर स्क्वायर है, बट कट के क्या बन जाता है आर बन जाता है। उसका रीजन ये वो इसी की वजह से बनता है, लूप्स में ऐसा होता है। और नॉर्मल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में इनवर्स स्क्वायर ही होता है, और उसमें सिर्फ इनवर्स रूल होता है। एक इनवर्स स्क्वायर रूल है, एक इनवर्स रूल है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, तुम लोगों को न्यूमेरिकल तो मिलेंगे नहीं इस कॉन्सेप्ट पे, आते ही नहीं है 10th में, फॉर्मूला ही नहीं है इस चैप्टर में। इनफैक्ट ना फॉर्मुलाज ही नहीं है, न्यूमेरिकल ही नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी है, आपको बस ये याद रखना कि जैसे भी आप कभी भी कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो या मैग्नेटिक लूप हो, उनसे आप जब दूर जाते हो ना तो उनका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाता है। इतना याद रख सकते हो, ये तो आसान सी बात है। क्लियर? नेक्स्ट होता है ये जब किसी लूप में हम मैग्नेटिक किसी लूप के थ्रू जब हम करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो वो लूप एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है इसमें से। तो यहां पे भी नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। अब इस पे नॉर्थ पोल कहां बनेगा, साउथ पोल कहां बनेगा, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक रूल है जिसको कि हम लोग क्लॉक फेस रूल कहते हैं। तो किसी भी लूप पे, देखो मैं एक लूप ले रहा हूं हाथ में, सबसे बढ़िया लूप है मेरे पास में कड़ा। किसी भी लूप में ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको नॉर्थ कहां दिख रहा है, साउथ कहां दिख रहा है। फिलहाल आप लोग ऑब्जर्वर हो, ठीक है। इफ consider you are observing this loop and this loop is carrying current. If according to you, आपको देखना है the direction of the current is clockwise, आप जिधर से देख रहे हो उसको, अगर वहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है, मेरा हाथ क्लॉकवाइज जा रहा है ना आपके रेस्पेक्ट में, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज, देन देयर विल बी साउथ पोल एट दैट फेस। ठीक है, जिस फेस पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगी उस फेस पे क्या होगा, साउथ पोल। तो ऑब्वियसली दूसरी साइड क्या होगा, नॉर्थ पोल। अब मेरे कंटेक्स्ट में देखो, मैं जिधर से देख रहा हूं मुझे मेरा हाथ कैसे चलाना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और मेरी तरफ कौन होगा, नॉर्थ पोल। सो स्टेटमेंट क्या है, on a current carrying loop at a face where the direction of current is clockwise, there exists the south pole, direction of current is clockwise, there exists the south pole, and on a face where direction of current flows anti-clockwise, there exists the नॉर्थ पोल। अब आप बोलोगे सर ये इतना स्टाइल से बनाने की क्या जरूरत थी। देखो एरो से एरो मैच करवाने की कोशिश करते हैं हम लोग, इधर भी एरो से एरो मैच करवाने की कोशिश करते हैं, और ये चला हुआ आ रहा है सदियों से, ठीक है, इसी तरह से बनाया जाता है उसको। तो जिस फेस पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है वहां पे बनता है साउथ पोल, और जिस पे एंटी क्लॉकवाइज होती है वहां बनता है नॉर्थ पोल। आसान सी बात है, कोई भी दिक्कत इसमें। इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल या शॉर्ट में क्लॉक रूल।